देखिए, शिकस्त के जिम्मेदार अगर आप कहेंगे तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कहा जाता है हमेशा कांग्रेस में। हालांकि जब जीत जाते हैं तब तो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की वजह से जीत हुई है, लेकिन हार होती है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। मैं एक बात कहूंगा, आपने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम दिया, आप देखिए कि एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर फ्री हैंड दिया गया था। फ्री हैंड ना सिर्फ अभी दिया गया, आप याद कीजिए 2019 में जब लोकसभा चुनाव ये लोग हारे थे कांग्रेस की पार्टी, और उसके बाद जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था तो काफी आखिरी वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी गई थी। तब उस वक्त जो तंवर और हुड्डा के बीच में तनातनी चल रही थी, तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय दी गई थी। और तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि अगर मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो मैं इस बाजी को पलट सकता था। कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, 30 के आसपास एमएलए जीत के आए थे। तब ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने में देरी की गई, अगर उन्हें वक्त मिलता तो वो जिता सकते थे, ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक, 2019 से लेकर अब तक हरियाणा पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह, हरियाणा कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुट्ठी में थी। उन्हीं के जो उन्हीं के ग्रेट गुट के माने जाते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जो उन्होंने चाहा वो हुआ। उन्होंने चाहा कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा जाए तो राज्यसभा गए, एमएलए उनके साथ थे, सब कुछ उनके साथ था, और तैयारी के लिए पूरा वक्त दिया गया। चुनाव के आखिरी वक्त में जो एक हरियाणा में जो 3 लोग माने जाते थे, एक गुट माना जाता था एसआरके, शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, तीनों को हुड्डा विरोधी ग्रुप गुट माना जाता था, और तीनों के तीनों लोग नाराज थे। किरण चौधरी तो पार्टी छोड़कर चली गई। शैलजा की जो नाराजगी थी वो सबने देख ली। कुमारी शैलजा कितनी नाराज रही, आखिरी वक्त तक उन्होंने प्रचार नहीं किया, और तंवर को वापस लेकर आए, अशोक तंवर को वापस लाया गया। और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक तरीके से कहा जाए तो वे अपने खोल में सिमटे हुए अपने बेटे को जिताने के लिए बस कैथल से वहीं तक प्रचार करते रहे। ज्यादा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी काफी प्रचार नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के खेमे में या कांग्रेस पार्टी के भीतर हरियाणा की जो रण सजा था, उस रण में एकमात्र सेनापति भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपनी चालें चली, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और अगर वो स्ट्रेटेजी फेल हुई तो उसमें निसंदेह भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी हद तक ज्यादा जिम्मेदार है। और भी कई फैक्टर होते हैं, कोई भी चुनावी हार जीत होती है, केवल एक फैक्टर नहीं होता है। जिताने के लिए जरूर कोई फैक्टर होता है, जो एक फैक्टर जैसे मोदी फैक्टर था जो ताकत ले गया सबको। हार में कई सारे फैक्टर शामिल होते हैं। आप देखिए कि 2 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दो टर्म की, सॉरी 2 टर्म, हाँ, तो उसमें 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी जब इनके खिलाफ थी, 2 टर्म के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा में लगातार 2 बार, तो जब एंटी इनकम्बेंसी आई तो ये कहां गए, 20 सीट भी नहीं जीत पाए थे। 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी आने के बावजूद बीजेपी इतनी सीट जीत, और जो अभी तक के जो रुझान है, जो नतीजे मिले, मुझे लगता है बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है बीजेपी का पिछले 2 विधानसभा चुनाव में। 2014 से पहले तो बीजेपी कभी इतनी सीटों पर लड़ती ही नहीं थी चुनाव जितने से मिल गई थी, है ना। 2014 से पहले तो बीजेपी कभी इतनी सीटों में लड़ती ही नहीं थी, वो किसी गठबंधन में लड़ती थी, हरियाणा विकास कांग्रेस की में, हाँ, एचवीपी थी, हरियाणा विकास पार्टी, जेजेपी तो खैर तब नहीं थी, हरियाणा विकास कांग्रेस जो थी बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल उनके साथ लड़ते थे वो चुनाव। तो उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते थे जितने वो जीत गए थे 2014 में। वो पीएम मोदी का जलवा था, उस लहर में जीते। लेकिन उससे पता चलता है कि बीजेपी का वहां पर कोई ठोस आधार नहीं था हरियाणा में 2014 से पहले। उतना आधार नहीं था कि वो सरकार बना सके, वो मेरे जूनियर पार्टनर के तौर पर रहते थे। लेकिन जब पीएम मोदी की लहर में बीजेपी पार्टी वहां पर जीती और उसने अपना तैयार किया आधार, तो इतना मजबूत आधार तैयार कर लिया कि आप 2 बार क्या तीसरी बार भी आप पूरे नहीं हरा पाए, और तीसरी बार तो आधार अपने पीक पे पहुंचा है। आप देखिए बीजेपी का परफॉर्मेंस, अगर आप नेशन वाइड देखें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस गिर रहा है। और स्पेशली नेशनल चुनाव जो हुआ, आम चुनाव जब हुआ कुछ महीने पहले, 300 से 240 पर आप आ गए, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और जो माहौल बना था या जो हवा थी या जो लोग कह रहे थे कि भाई इस बार तो कांग्रेस ये हरियाणा में भी, उस लोकसभा में हरियाणा में भी, तो उसमें आपने स्टेबलाइज, आप जो एक बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था या जो लोग बीजेपी से नाराज थे, जो एनर्जी बीजेपी के खिलाफ थी, आप उसको चैनलाइज नहीं कर पाए। आप देखिए कि एकदम आमने सामने की लड़ाई यहाँ पर हो गई। और आमने सामने की लड़ाई जब होती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कई सालों से लोग कहते आ रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की लड़ाई हो रही है, वहां कांग्रेस पिछड़ रही है। हरियाणा जैसी जगह जहां पे आपका कैडर भी है, आपकी इतनी ठोस, आपकी 10 साल सरकार रही थी, 10 साल से पहले 10 साल आप ही की सरकार रही, जिसकी सरकार रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं के हाथ में पूरी कमांड थी, कंप्लीट कंट्रोल था।
हम देखते थे जब बीजेपी की कांग्रेस की माफ कीजिएगा जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, वहां उस मीटिंग में पता चलता था कि जो टिकट बट रही है या टिकट दी जा रही है उनमें ज्यादातर हुड्डा समर्थकों को टिकट मिल रही है। हरदीप सिंह सुरजेवाला और सैलजा दोनों चाहते थे कि हम भी विधायक का चुनाव लड़े, नहीं लड़ पाए दोनों चुनाव। सुरजेवाला के बेटे को दे दिया गया वो अलग बात है, लेकिन नहीं चुनाव लड़ पाए वो। सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में था और ऐसा कांग्रेस में मैसेज था, कांग्रेस के गलियारों में खबर थी कि हुड्डा को पूरी कमान दी गई कि जाओ और डिलीवर करो, और हुड्डा डिलीवर नहीं कर सके। अब एक और बात यहाँ पर यह है रोहन के, आप हुड्डा ने अपने वोट बैंक को तो एकजुट किया और परफॉर्मेंस कांग्रेस का आप देखोगे तो यहाँ ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी कांग्रेस आलाकमान ने हुड्डा पर भरोसा जताया। हाँ, तीसरी बार है। तीन बार गलतियां कैसे हो रही है? आप ये देखो कि आप एक तरीके से कहें कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो 2019 के चुनाव से और 2024 के चुनाव में ज्यादा सीट लेके आई है कांग्रेस। तो हुड्डा एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंने तो परफॉर्मेंस सुधारा है, लेकिन नहीं, आप लीडर थे, आप सेनापति थे, सेनापति को हर एस्पेक्ट पे काम करना होता। आपको अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारना भी था और आपको ऐसी रणनीति बनानी थी ताकि बीजेपी का परफॉर्मेंस गिरे। आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट देने चाहिए थे, ऐसे समीकरण वहां बिठाने चाहिए थे ताकि कोई एक त्रिकोणीय फाइट हो जिससे कि आपके कैंडिडेट ज्यादा जीते। उसमें आप नाकामयाब रहे और बीजेपी कामयाब रहे। हुड्डा 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे, हरियाणा की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति उन्होंने की नहीं है। मुझे लगता है कि उनको कम से कम प्रदेश का बहुत अच्छा आइडिया उनको है, मैंने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें वो कंप्लीटली फेल हो गए। जो बीजेपी ने रणनीति बनाई, मुझे लगता है जो जाट वर्सेस नॉन जाट का जो एक सिनेरियो, एक पूरा परसेप्शन खड़ा कर दिया, 35 वर्सेस 1 का परसेप्शन खड़ा किया गया, आपसे दूर नहीं कर सके। क्या इसमें ऐसा भी है कि भूपेंद्र हुड्डा का जो अड़ियल स्वभाव है, तो कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं जो उनकी स्ट्रैटेजी जो है, जो सोच है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी? देखिए, अड़ियल नहीं, जो हरियाणा का जो समाज है, तो वहाँ ऐसे अड़ियल स्वभाव को लेकर कोई ज्यादा परेशानी किसी को नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हरियाणा के लोगों का स्वभाव ऐसा होता है। उसको अड़ियल हम लोगों को लग सकता है कि अड़ियल है, लेकिन वहाँ वो नॉर्मल स्वभाव है। एक सवाल है मेरा सर, ये सैलजा का जो मामला हुआ है, सैलजा और हुड्डा का जो मामला हुआ है, क्या उससे भी इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, सैलजा के मामले का अभी तो जब बाद में जब विवरण आएगा, पूरे डिटेल्स आएंगे कि कहाँ कितना वोट पड़ा, कितने वोट जीते। जहाँ दलित वोटर ज्यादा था वहां पे बीजेपी को ज्यादा वोट मिला, इनको वोट ज्यादा मिला। हरियाणा में 20% से ज्यादा दलित वोट मिला, जैसा मुझे याद है। और आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव हुआ है, वहां पर आप 5-5 का बराबर आया था आंकड़ा। और उस चुनाव में जो हमने रुझान देखा था, पता चला कि जाट्स और दलित एक साथ, दोनों ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए वोट किया या कांग्रेस को जिताने के लिए वोट किया। क्या आप अपने उस दलित वोट को जो आपको लोकसभा चुनाव में मिला, आप उसे इंटैक्ट रख पाए कि नहीं रख पाए? नहीं रख पाए तो उसमें सैलजा फैक्टर की कितनी बड़ी भूमिका है। सैलजा को काट करने के लिए आपने एक मैसेज जा रहा था कि भाई कांग्रेस में दलित चौकी या दलित बेटी का जो है अनदेखी की जा रही है, तो फिर कांग्रेस ने लास्ट मूवमेंट पे आप अशोक तंवर को लेके आ गए। अशोक तंवर का आना आपको फायदा पहुंचाया उसने या नुकसान पहुंचाया? क्योंकि अशोक तंवर जो हरियाणा की राजनीति में आयाराम गयाराम की राजनीति हरियाणा से शुरू होती है और उसके जो सबसे बड़े वाहक आज की डेट में है अशोक तंवर, वो अशोक तंवर ही है। 4-5 पार्टी बदल चुकी है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बाकी घूम फिर के बीजेपी फिर बीजेपी कांग्रेस में आ गए। तो आप आयाराम गयाराम वाले आदमी को लेके आए और लेके आने के बाद मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि जो हम लोगों की बात हुई थी, मैसेज ये गया जो कुमारी सैलजा के वोटर थे या उनके लिए लॉयल थे या उनके लिए सहानुभूति रखते थे, उनके पास मैसेज ये गया कि हमारी नेत्री को, इस लीडर को और ज्यादा कम उसकी ताकत को कम करने के लिए अशोक तंवर को लाया गया। ऐसे अशोक तंवर को लाया गया जो कि पार्टी छोड़कर, जिसकी लॉयल्टी का कोई भरोसा ही नहीं है किस पार्टी में वो लॉयल रहेगा। तो ये आपके लिए मुझे लगता है दाव जो है उल्टा पड़ गया, पहली बात। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जहां से आपने बात शुरू करी थी रोहन के, क्या हुड्डा की राजनीति अब खत्म है? हुड्डा की उनकी उम्र 77-78 साल मेरे हिसाब से उम्र हो चुकी है। वो तो अभी भी कह रहे हैं मैं रिटायर्ड नहीं हूँ। अब कहते रहे, राजनीति में कोई नहीं कहना चाहता कि रिटायर्ड नहीं हूं, लेकिन आप देखिएगा आपको 3 चांस मिले। पहला चांस मिला 14 में, पहला चांस जो मुख्यमंत्री बनने का मिला था वो भी एक चांस था, क्योंकि उस समय भजनलाल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। हाँ, फेस थे भजनलाल। हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल, उनमें से एक थे। और वो भजनलाल को हटाकर सोनिया गांधी के भरोसे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपी गई। आपने डिलीवर, कांग्रेस को बहुमत मिला। दूसरी बार जो चुनाव हुआ था उसमें बहुमत नहीं मिल सका था, निर्दलीयों के समर्थन सरकार बनानी पड़ी। फिर भी तीसरी बार जब चुनाव हुआ तो आप ही के नेतृत्व में लड़ा गया, आप बुरी तरह हार गए। चौथी बार चुनाव हुआ तो ठीक है, अशोक कांग्रेस राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद अशोक तंवर को कुछ पावर दी गई थी, तो आपने कहा कि भाई मुझे कुछ और वक्त देते तो मैं जिता देता। इस बार तो आपको 5 साल मिले पूरे, 5 साल में आप जिता ही नहीं पाए।
तो दो चीजों को मुझे लगता है कि अब हरियाणा में थोड़ा सा इस चुनाव से दो मैसेज आए हैं। एक तो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति अब डामाडोल है। दूसरी, जो जाट राजनीति करते हैं, ये चुनाव इस तरीके से दिया गया कि भाई पूरे जाट एक तरफ है। आप देखिए कि दूसरी जो जाट पार्टी है, हाँ वो एकदम साफ हो जेजेपी गई, या फिर जो INLD INLD, साफ पूरी हो गई। तरीके से साफ हो साफ गए। हो गई। तो इससे एक गैर मैसेज, जाट वोट जो है वो हाँ, पूरे बीजेपी को ट्रांसफर तो एक ये जो नरेटिव बन गया, ये नरेटिव आपको बनने नहीं देना था। ये नरेटिव आपको बनने नहीं देना था। और जाट के अलावा जो दूसरी बिरादरी एक है जो आपके साथ थी, जो लोकसभा चुनाव तक साथ थी, दलित, उस बिरादरी की जो सबसे बड़ी नेता प्रदेश की आपके पास थी, उनको नजरअंदाज किया गया। चलो नजरअंदाज किया नहीं किया, पार्टी में क्या बात हुई, लेकिन मैसेज तो ये गया कि आपने नजरअंदाज किया। परसेप्शन खराब हुआ। परसेप्शन ये बना, नरेटिव ये बना कि Narrative आपका बना। नजरअंदाज किया गया। इसीलिए मुझे लगता है कि वो वोटर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा कांग्रेस की तरफ से। और पहले हमने देखा भी स्टेज पर जिस तरह से मंच पर राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुट को एक साथ लाने की कोशिश की, हाथ भी मिलवाया। उसके बाद आपने अशोक तंवर को एक ही मंच पर बुला लिया, कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को नीचे दिखाने की कोशिश। हाँ, ये मैसेज यही गया कि उनको नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है। मैंने अभी थोड़ा पहले बताया ना कि अशोक तंवर को लाना आपको उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, आपने कोशिश की थी कि दलित समाज में एक मैसेज जाए। अब अभी हम ये, खैर इट्स टू अर्ली टू से दिस कि अब पता चलेगा किसका वोट कहाँ से कितना शिफ्ट वोट हुआ, है, कितना लेकिन नहीं आया। ये हम लोग एक कयासबाजी अच्छा, लगा रहे हैं। मैं लेकिन यहाँ एक चीज और समझना चाहूंगा। कुमारी सैलजा गुट को 4 से 5 सीटें महज दी गई थी। क्या वो सीटें अगर 16 से 17 सीटें भी अगर मिलती तो कांग्रेस आज पावर में होती? अब देखिए, अगर ये होता तो वो होता, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो हुआ ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमान में पिछले 5 साल से उनके पास पूरा हरियाणा था। ये पूरा शिकायत- हरियाणा कांग्रेस। हाँ, हरियाणा कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मुझे मौका नहीं दिया गया, मेरे पर कतरने की कोशिश की गई, या मेरे पैरों को पकड़ा गया कि नहीं आपने आगे नहीं टिकट बढ़ने बंटवारे दिया। में भी तो इनका पूरा इनका सारा चला है, इन्हीं का सब कुछ चला है। इनका चला है। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस कदर उनको साइडलाइन किया गया, उनको बेटे को टिकट देकर उनको चुप करा दिया गया। भाई आपकी किरण चौधरी, जो कि चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, इतनी दिग्गज आपकी नेता है उस इलाके की पूरी, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था, और कांग्रेस हाईकमान की तरफ से मैसेज जा रहा था कि भैया ये बात जो है क्लियर है कि हमारे लीडर हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो है अच्छा, लीड करेंगे। आपको इनके साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो फिर आप अपना रास्ता देख लो। यहाँ दो चीजें एक ये उठती है कि बीजेपी आज बहुत अच्छी जीत प्राप्त की, बड़ी जीत है, 50 सीटें, हाफ सेंचुरी का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या ये कहना सही है कि बीजेपी ने ये बीजेपी की जीत नहीं है, कांग्रेस की हार है, ये जो लोग कह रहे हैं? क्या ये नहीं कहना नहीं सही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी की जीत है भाई। बीजेपी की जीत इसलिए आप कह और अगर सकते जीत है हैं। तो किन हाँ। नीतियों के चलते जीत है? क्या नीति- पीएम मोदी की नीतियों नीति- के चलते जीत है, या नायब सिंह सैनी का कोई करिश्मा है? नायब सिंह सैनी का करिश्मा व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर के रूप में जो बैठाया गया है, चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया, ये वो करिश्मा है जिसने काम किया। इससे एक मैसेज गया कि जो ओबीसी वोटर है हरियाणा का, उसके साथ बीजेपी। आप देखिए, ना सिर्फ नायब सिंह सैनी बल्कि इसके अलावा बीजेपी ने जो इधर उधर चीफ मिनिस्टर बनाए थे इससे पहले, मोहन यादव को बनाया। हरियाणा में अच्छे खासी संख्या में यादव वोटर है। तो अब अहिरवार की जो सीटें वहाँ कहाँ गई क्लीन हैं, स्वीप किया है बीजेपी ने। तो देखिए फिर तो वो तो असर किया है वहां पर क्लियर कट। एक ओबीसी और यादव जो समाज है, वो जाट समाज के अगेंस्ट उसको माना जाता है नॉर्मली, पावर के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग भी पावर प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं। तो आप देखिए कि वो उन्होंने आपके पास जाट है, उन्होंने बाकी सबको एक कर लिया। तो बीजेपी की जीत है भाई। यहाँ अगर राहुल गांधी के साथ अखिलेश मौजूद रहते, अगर सपा का साथ रहता कांग्रेस के या सपा जैसे किसी नेता हाँ, का, ये कोशिश तो हो ये सकती जो थी। ओबीसी वोट जो एकजुट होकर बीजेपी के झोली में चला गया, वो कहीं ना कहीं बिखराव हो सकता था। हाँ, हो सकता था नहीं, लेकिन इनको ये बात समझनी चाहिए थी कांग्रेस को कि ये एक Totally नैरेटिव dependent है। है भूपेंद्र हाँ, हुड्डा पर। ये एक नैरेटिव है जो हमारे खिलाफ जा सकता है। ये एक पॉइंट है जो हमारे खिलाफ जा सकता है। उसको हमें वक्त रहते काटने की आवश्यकता है। राजनीति हो, युद्ध हो, जो भी प्रतिस्पर्धा हो, उसमें और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है जीत के आप अपने मोहरों को कैसे चल रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके सामने वाले कौन से मोहरे चल रहे हैं, उन मोहरों की काट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने अपने दाव चल दिए, अपने कैंडिडेट आपने खड़े कर दिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फेल हुए। वो प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको जानना चाहिए था, क्योंकि 2 बार कोई आदमी अगर मुख्यमंत्री रह ले और तीसरी बार भी वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे,
तो आप प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह बाकी आपको पता होना चाहिए कि हवा किधर बह रही है और कौन से पॉइंट है जहां पर आप हार सकते हैं। इतना अच्छा मौका कांग्रेस के पास था, इससे उन्होंने उसे गवा दिया। इससे जुड़ा मतलब भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ा एक सवाल है, तो क्या अब वो कमलनाथ और गहलोत जैसा अब उनको भी साइडलाइन मतलब किया जा सकता है? नहीं, साइडलाइन तो हमें लगता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हारे जरूर है लेकिन कोई इतनी पहले पूरी से हार अच्छा नहीं है। परफॉर्मेंस आया। अब साइडलाइन देखिए अब होना क्या है, केंद्र में आपकी सरकार है नहीं, है ना केंद्र में आपकी सरकार है नहीं जहां पे आप मंत्री बना सको। अब प्रदेश की राजनीति में क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना होगा तो वो बंदोटा ही बनेंगे। राज्यसभा की बारी आएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, क्योंकि जो एमएलए जीते हैं वो टिकट उन्हीं के एमएलए को मिला है। पिछली बार उन्होंने अपने बेटे को बना दिया था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की इस गलती का दीपेंद्र के करियर पर कितना असर पड़ेगा? हाँ, दीपेंद्र के करियर पर असर, ये दीपेंद्र अभी काफी यंग है, उनके पास वक्त है, वो दोबारा भी कमान संभाल सकते हैं, या फिर उस समय कितना असर पड़ेगा पार्टी, या कोई असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा। असर ऐसे पड़ेगा कि इस समय ये मौका था, बिल्कुल, कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपनी थी बिल्कुल, तो ये मौका था कि अगर वो जीतते और जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनवा सकते। अब राजनीति आगे किस करवट लेगी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने पावरफुल 5 साल बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और क्या फिर वो जो बैटन जो ट्रांसफर की जाती है अगली पीढ़ी को, क्या वो करने की स्थिति में होंगे? क्योंकि बैटन जो राजनीति में ट्रांसफर की जाती है वो पावर में रहते हुए अगर की जाए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, जैसे समाजवादी पार्टी में हमने देखा। चुनाव मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप में जीते और उन्होंने अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया, पार्टी पूरी अखिलेश यादव के पास चली जी। ऐसे ही बैटन ट्रांसफर की जाती है। अब 5 साल बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 82-83 साल के हो जाएंगे, पार्टी में उनकी बखत उतनी रहेगी, रसूख उतना रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वो पावर नहीं रहेगी, तो फिर उनके सामने जो कंटेंडर होंगे वो सर हो सकता है कि वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हो जाए या सारे इक्वल्स हो जाए, वो खैर बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा मौका कांग्रेस के पास भी था, एक राज्य में, एक नॉर्थ इंडिया के राज्य में सरकार वापस पाने का। नॉर्थ इंडिया में केवल हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और तो वहां भी डामाडोल, हाँ वहाँ जो भी है, लेकिन यहाँ एक दिल्ली के नजदीक राज्य था। जब भी पावर प्रोजेक्ट आपको करनी होती है दिल्ली में, जब भी भीड़ जुटानी होती है तो हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा काम आते हैं। और दिल्ली इलेक्शन में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर अगले साल कांग्रेस का एक ये भी प्रेशर रहता है। प्रेशर हाँ, वो तो हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि कांग्रेस अब गठबंधन में नहीं लड़ेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई एक जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी उसी की स्टाइल में दिल्ली में भी एक यात्रा का आयोजन की प्लानिंग कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी करेंगे। चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस की ताकत बढ़ गई थी, 99 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस ने हासिल कर लिया था, तो क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी या कांग्रेस हालत में, क्योंकि राहुल गांधी के ही चेहरे पर इस वक्त कांग्रेस लड़ रही है जहां भी चुनाव लड़ रही है, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते आप राहुल गांधी को। देखिए, गलती उन्होंने ये की कि सब कुछ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में छोड़ दिया। और अगर गलती अगर की भी तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, प्लस अगर दलित वोटरों को नाराज कर दिया तो पूरे देश में क्या असर पड़ेगा? नाराज नहीं, वो देखिए ये स्टेट इलेक्शन सब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में दलित नाराज, तो अभी हम ये कह ही नहीं सकते कि दलित नाराज था कि नहीं था नाराज। ये तो पता चलेगा जब पूरे रिजल्ट आएंगे, तब कुछ पता अंदाजा इससे लग सकता है। हर राज्य की स्थिति अलग होती है। महाराष्ट्र की सिचुएशन बिल्कुल कम्प्लीटली अलग है। आपके पास पार्टनर्स है, मजबूत पार्टनर्स है। आपके पार्टनर्स कितने दमदार हैं वो आपने देख लिया लोकसभा चुनाव में। आपको महाराष्ट्र से अच्छी खासी सीटें मिली, सीटें हरियाणा से भी मिली, आप चूक गए, ठीक है। आपके पास झारखंड में भी एक बहुत मजबूत पार्टनर है। यहाँ ये भी कहना सही होगा कि दलित वोटर्स अगर बहुत मजबूत पार्टनर है। यहाँ ये भी कहना सही होगा कि दलित वोटर्स अगर हरियाणा में नाराजगी अगर रही भी तो वो भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी रही। हाँ, कांग्रेस से नाराजगी नहीं, कांग्रेस से नाराजगी नहीं, नहीं, और वो भी लास्ट मोमेंट पे। मैं ये नहीं कह सकता कि आप, हो सकता है नाराजगी आप मैनेज नहीं कर पाए बीजेपी की तरफ से। हाँ, और नहीं, अगर आप हम करें कर भी लिया आपने मैनेज, लेकिन जो काउंटर पोलराइजेशन जो हुआ, एक होता है पोलराइजेशन, आपने जाट पोलराइजेशन कर लिया अपने पक्ष में, लेकिन जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ बाकी बिरादरी का, जैसी रिपोर्ट्स मिल रही है, चाहे उसमें ओबीसीज हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, है ना, वो काउंटर पोलराइजेशन आपके खिलाफ चला गया। और आप देखिए कि इस और आमने सामने की फाइट हो गई कि या तो ये या हम, उसी में बाकी सारे जो छोटी पार्टियां थी वो डेसिमेट हो गई। बीजेपी का तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद 2014 से आप इसको ना रवि तुलना कीजिए यूपी के इलेक्शन से 2022। यहाँ इनके पास बड़ा अम्ब्रेला था। 22 में जो इलेक्शन हुआ था वहां भी तो आमने सामने की फाइट हो गई थी। और माहौल ऐसा ही था समाजवादी पार्टी का, हमने तो कवर किया था। नहीं, लड़कों की जोड़ी तो उससे पहले थी। वो लड़कों की जोड़ी 2017 के चुनाव में थी।
इसमें अलग लड़ी थी कांग्रेस और ये दोनों, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए काफी बड़ा माहौल यहाँ पर बन गया था और ऐसा लगा था कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। कई सारे इस तरीके के सर्वे भी आए थे, आमने सामने की लड़ाई हुई थी यूपी में और फाइनली पता चला कि समाजवादी पार्टी को सीटें खूब मिली, लेकिन एक बड़े मार्जिन से बीजेपी कंफर्टेबली उसने मेजोरिटी उसने हासिल कर ली। बाकी पार्टियां यूपी में छोटे कम लगभग खत्म हो गए, कम सीटें लेके आ पाई। तो यहाँ सेम केस आपको महाराष्ट्र या हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जो मेन जाट पार्टी थी जिस पे ठप्पा लगा हुआ था कि ये जाट पार्टी है, INLD और जेजेपी, दोनों पे ठप्पा लगा हुआ था जाट पार्टी। कांग्रेस पे ठप्पा तो नहीं था, उन पे ठप्पा था कि ये जाट पार्टी है। दोनों खत्म हो गई, एक वोट आपको मिल गया, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम देख रहे हैं INLD और जेजेपी का वोट बैंक भी सेम ही है। हाँ सेम ही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो आप फाइनली वो हार गए, वो डेसिमेट हो गए। आपके और बीजेपी के बीच में टक्कर हुई, जहां पर बीजेपी ने अपना जो नैरेटिव चलाया था वो चल गया, आपका नैरेटिव नहीं चल पाया। किसान की बात, अग्निवीरों की बात है ना, वो बातें, रोजगार है, पहलवानों की बात, रोजगारों की बात, ये सारे के सारे बहुत अहम मुद्दे थे जो इलेक्शन में काम आते हैं, इलेक्शन में चलने चाहिए, इन पे वोट पड़ता है, उन पे चर्चा भी होनी चाहिए। वो सारे मुद्दे आपने उठाए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ थी। भाई हरियाणा के तो कई सारे मुद्दे केंद्र सरकार के खिलाफ थे ना, अग्निवीर का मुद्दा या पहलवानों का मुद्दा, दोनों मुद्दे तो केंद्र सरकार के खिलाफ थे। स्टेट के भी थे कि भर्ती नहीं निकल रही है, कई सारे मुद्दे थे। वो सारे मुद्दे जो है साइड में चले गए। आपको वोट मिला, आपको अच्छी खासी संख्या मिली, 33, 34, 35 सीटें मिली, लेकिन आप फिनिशिंग लाइन से पहले ही जाकर आप रुक गए। क्यों रुक गए? कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में कोई ना कोई खामी ऐसी रही, आप समझ नहीं पाए कि आपके खिलाफ क्या नैरेटिव बन रहा है और आप बहुमत नहीं पा पाए। और बीजेपी ने तीनों बार के इलेक्शन में 14 का, 19 का और 24 का अब तक जो रिजल्ट लाया है, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है बीजेपी का। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि क्या नायब सिंह सैनी के रूप में बीजेपी को एक नायाब लीडर मिल गया है हरियाणा में? ये देखिए नहीं कह सकते अभी, क्योंकि नायब सिंह सैनी को अपनी जो प्रशासनिक क्षमता है वो तो उनको टाइम ही बहुत कम मिला, खैर बहुत कम टाइम मिला है, 6 महीने का 6 महीने का वक्त मिला है। तो वो एक प्रशासनिक क्षमता उनको अपनी साबित करनी है अभी भी। जो भी शुरू में तो ये कह रहे थे कि जब ये बने थे चीफ मिनिस्टर के सारे फैसले खट्टर साहब के यहाँ से ही हो रहे हैं, ऐसी भी चर्चा थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि इनको रिपीट ही किया जाएगा। और बीजेपी में दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं, जीते हुए चीफ मिनिस्टर को रिपीट नहीं भी किया जाता है और जीते हुए चीफ मिनिस्टर को रिपीट किया भी जाता है। शिवराज सिंह चौहान का हमने देखा, आपके पास मुझे लगता है कि हौसला और क्या बोलते हैं उत्साह काफी ज्यादा होगा कि वो जीत मिली है और बेस्ट एवर जीत मिली है। लेकिन हुड्डा के लिए, जहां से हमने बात शुरू की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अब कांग्रेस में उस अथॉरिटी के साथ सर्वाइव करना मुश्किल है जिसके साथ वो अभी तक करते आए। ये जो सर आप बात करते कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जो चुनाव से वोटिंग से पहले के 5-6 दिन है, वहां क्या बीजेपी ने जो एक मौका मिला उनको शैलजा के रूप में कि शैलजा नाराज है, शैलजा नाराज है, इसको पूरा कांग्रेस के परसेप्शन को ही पलट के रख दिया बीजेपी ने? बिल्कुल आप कह सकते हैं बीजेपी वो पार्टी है, बीजेपी कितनी बड़ी इलेक्शन मशीनरी है, इतनी वर्किंग फोर्स है बीजेपी के पास कि वो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानते हैं। जो करंट बीजेपी है जी, जो अब उसकी जो बीजेपी है, आप देखिए कि हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने थे, वहां पर इन्होंने अपने मंत्री भेज दिए थे चुनाव प्रचार कराने। मुख्यमंत्री भेज दिए बहुत, हाँ मुख्यमंत्री बहुत सारे चले गए थे चुनाव प्रचार करने। इस बार हमने देखा भी किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं साइलेंट रहकर बीजेपी ने काम किया और हाँ साइलेंट रह के भी काम किया और ग्राउंड पर माहौल बनाने की कोशिश नहीं हुई। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगा दिया गया, हाँ, वो नहीं किया गया। उन्होंने सबक लिया कि भाई जो पार्टी जो 303 सीटें जीती थी 2019 में, वो 240 पे कैसे अटक गई। तो फिर उन्होंने सबक लिया कि नहीं ये नहीं करना है हमें, ये उन्होंने सबक लिया और उन्होंने ग्राउंड पर अपना काम किया। और बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी तो मतलब सबको पता, हाँ सबसे अच्छी है। कांग्रेस को परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस हार गई और मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कांग्रेस के लिए, हाईकमांड के लिए घातक साबित हुआ। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समझ नहीं सके कि चीजें क्या है, हो क्या रहा है ग्राउंड पर। वो उनकी अपनी उसमें रहे, अपनी रणनीति जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव जीते थे उसमें वो रहे, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि जो बाकी छोटे दल थे, बीजेपी उन सबको खत्म करके आमने सामने की लड़ाई यहाँ पर कर रही है और आमने सामने की लड़ाई में हार गई। हरियाणा की जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उस पर तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा जम्मू कश्मीर पर भी फोकस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव काफी अहम है क्योंकि 10 साल के बाद, 2014 के बाद 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और माना यह जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस
कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका ठीक उलट हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आई थिंक सीटों के लिहाज से बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 42 सीटें जाती दिख रही है। वहीं बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 29 सीटों के साथ बनी है। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई हैं और पीडीपी का एक तरह से सफाया होता दिख रहा है, महज 3 सीटें। महबूबा मुफ्ती की बेटी खुद इल्तिजा मुफ्ती परिवार की जो परंपरागत सीट है बिजबहरा थी, वहां से चुनाव हार गई है। इसे कैसे देखते हैं सुमित? बीजेपी ने जम्मू में कितना अच्छा परफॉर्म किया, कश्मीर में क्या स्थिति रही, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस के साथ, तो अलगाववादियों के प्रति जो उनका स्टैंड है, पाकिस्तान के प्रति जो उनका स्टैंड है, आने वाली सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि देखिए कि जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य में हाँ, तो इसको दो तरीके से हम देखते हैं। देखिए, बीजेपी ने जो सीटें जीती, जम्मू में जीती, ये एक्सपेक्टेड था, ये कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी जम्मू में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। सवाल ये था कि कश्मीर में कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या वो राशिद इंजीनियर वाली पार्टी या और जो निर्दलीय है। यहाँ पर एक चीज सामने आई है कि जिस तरीके से पीडीपी की हार हुई है, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि पीडीपी ने सरकार चलाई थी बीजेपी के साथ मिलकर 2014 में। तो मैसेज ये है रवि कि भरोसा पीडीपी ने खोया है, भरोसा पीडीपी ने खोया है, ये मैसेज एक तरीके से गया है। नंबर 2, कांग्रेस के साथ उनका, कांग्रेस तो दोनों जगह जीती है, जम्मू में भी सीटें, कश्मीर में भी है, और कांग्रेस बहुत कम सीटें जीती है, तो कांग्रेस इतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं है वहां पर। और बीजेपी को पता था कि वो जम्मू में ही जीतेगी, वो कश्मीर में उसका जीतना भी नहीं था। लेकिन जो और छोटे छोटे कैंडिडेट, छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको एक तरीके से कहा जा रहा था कि वो बीजेपी की प्रॉक्सी है, उनसे आस थी। हाँ, उनको बीजेपी का प्रॉक्सी माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि बीजेपी अगर जीतती है जम्मू में ज्यादा सीटें और एनसी कम जीतती है तो वो उनको मिला के सरकार बना सकते हैं। लेकिन कश्मीर के जो मतदाता हैं, उन्होंने क्लियर कट उनके दिमाग में था किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। तो पीडीपी को मुझे लगता है कि नुकसान हुआ है इस चीज का कि उन्होंने जो सरकार चलाई बीजेपी के साथ मिलकर, उससे उन्होंने भरोसा खोया। अलगाववाद वाली बात जो आपने करी है, तो इतने सालों से हम देख रहे हैं जो कश्मीर की पॉलिटिक्स को, एनसी और पीडीपी, इन दोनों की आप तुलना करेंगे तो एनसी ज्यादा अलगाववादियों के पक्ष में थोड़ी मजबूती के साथ बात उठाती है, अलगाववाद वाली बात नहीं करती है पीडीपी भी, न दोनों पार्टियां नहीं करती, दोनों भारत की मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, दोनों ही भारत के संविधान को मानती हैं। लेकिन अलगाववादियों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर जो बात करती है, पीडीपी की बात थोड़ी ज्यादा कठोर होती है, एनसी की बात थोड़ी सी ज्यादा नरम होती है कंपैरेटिवली। इससे मैसेज ये गया है कि आप ऐसी बात करके या अलगाववाद की बात करके या उनको सपोर्ट करके आप चुनाव के टाइम पे बात करें, बाद में बीजेपी के साथ आप गठबंधन करके सरकार बना लें, तो ये बात जो है वो मतदाताओं की समझ में आ गई है। जो रिजल्ट से जो नतीजा हमें यहाँ पर जो मिला है, वो बात है कि समझ में उनके मतदाताओं की बात आ गई है और अब एनसी को बहुमत दिया गया है। अब फारूक अब्दुल्ला तो ये उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान भी कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही सीएम बनेंगे। और आज हमने देखा भी जम्मू कश्मीर के नतीजे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में गए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को वहां भेजा भी गया था कश्मीर। आपसी सहमति या जो भी बातों को लेकर, सीएम फेस को लेकर जो भी बातें वहां बनी है, आई थिंक उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे सीएम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पीडीपी को जिस तरह से लोगों ने नकार दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सरकार जो पीडीपी ने बनाई थी 2014 में, उस बाद लोगों ने, जो जनता ने जो नकारा है, कश्मीर की जनता इतनी समझदार हो गई है कहीं ना कहीं। तो क्या हम समझे जेजेपी और आईएनएलडी से कंपैरिजन किया जा सकता है, जिस तरह से हरियाणा में जेजेपी और आईएनएलडी का सफाया हो गया? हाँ, देखो, जेजेपी और आईएनएलडी की बात, आईएनएलडी का तो पिछली बार भी सफाया हो गया था, एक अकेले वही जीते थे, उनके जो हेड थे। लेकिन एक यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, कॉमन फैक्टर ये निकल कर आ रहा है कि जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ समझौता किया, मतदाताओं ने उसको सबक सिखाया। देखिए, हरियाणा में बेसिकली रोहन ये माना जाता है कि जाट मतदाता या जाट समुदाय, जाट समाज बीजेपी के खिलाफ है, किसान आंदोलन या जेजेपी जो पार्टी थी वो जाटों की पार्टी थी। जेजेपी ने जो 2019 का इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन लड़ा ही था बीजेपी की खिलाफत के नाम पर। लेकिन जब बीजेपी सरकार बहुमत से कम रह गई, खट्टर की, तो जेजेपी उनके साथ चली गई। आप उप मुख्यमंत्री बने, आपने 4.5 साल खूब सरकार चलाई, उसके बाद 6 महीने पहले ही आप उनको छोड़कर चले गए। तो मैसेज गया वोटर्स में, मैसेज गया। उस समय तो आपको नहीं लगा कि मैसेज गया, उन्हें लगा कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन नतीजे ने मैसेज बता दिया। सेम पीडीपी के साथ हुआ, पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, कई साल सरकार चली,
बाद में दोनों ने कहा कि नहीं हमारे मतभेद हो गए हैं, सरकार गिर गई, राज्यपाल शासन चालू हो गया वहां पर, और फिर 370 हट गई, फिर तो वो पूरी कहानी हो ही गई। लेकिन उसके बाद से पहला चुनाव है विधानसभा का, जो पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन से सरकार चली थी, वो सरकार गिरी थी, उसके बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ है कश्मीर में, और वोटर्स भूलता नहीं है, उन्होंने उसी का नतीजा जो है इनको दिया है। फारूक अब्दुल्ला का मैं आज बयान सुन रहा था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता 5 अगस्त 2019 के फैसले से नाराज थी, इसलिए उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है। हाँ, नाराज थी तो पीडीपी को भी जिता सकती है ना। आर्टिकल 370 के फैसले से जम्मू कश्मीर की जनता नाराज थी। कैसे देखते हैं मतलब फारूक अब्दुल्ला के इस बयान नहीं, फारूक अब्दुल्ला की तो आने वाले समय में? फारूक अब्दुल्ला की तो पूरी राजनीति इसी बात को लेकर, आर्टिकल 370 के खिलाफ, को हटाए जाने की खिलाफत के नाम पर ही उनकी राजनीति है ना। देखिए, कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो आर्टिकल 370 जो लागू हुआ था, वो किसके इंसिस्टेंस पर लागू हुआ था? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1948 में, उसके बाद कश्मीर का भारत में हरि सिंह ने विलय किया, विलय करने के बाद बात हुई कि राजा नहीं संभालेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस संभालेगी। उसके हेड कौन थे? शेख अब्दुल्ला, इनके पिताजी, उमर अब्दुल्ला के दादाजी। तो उन्हीं के इंसिस्टेंस पर, उन्हीं के साथ, इधर पंडित जी के साथ जो इनकी बात हुई थी, पंडित नेहरू के साथ, उसके बाद ही 370 आर्टिकल डाला गया था कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। तो अब उस दर्जे को ही बचाए रखना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी, वही तो उसकी लेगेसी थी कि हमारे दादा ने, हमारे जो शेख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने कश्मीर का भारत में विलय कराया जरूर, लेकिन उसके एवज में हमको एक प्रोटेक्शन दिया आर्टिकल 370 का, उसके एवज में हमको एक स्वायत्तता की गारंटी मिली, हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला। तो उसको तो ये बचाए रखना चाहते थे। इनका तो कहना ही ये था कई बार कि 370 ही वो पुल है जिसके जरिए भारत से कश्मीर जुड़ा हुआ है, इसे हटाओगे तो वो पुल टूट जाएगा, तो कश्मीर हट जाएगा। हुआ तो कुछ नहीं ऐसा, है ना, हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन 370 को हटाए जाने के बाद से मेन मसला कश्मीर में 370 था, और नहीं भी था तो इन पार्टियों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन सुमित, कहीं ना कहीं मैंने कश्मीर की काफी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखे, और हमारे न्यूज नेशन के भी जितने सहयोगी हमारे कश्मीर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स लाए, तो उनका भी यही कहना है कि कश्मीर की जो जनता है, कश्मीरी मुस्लिम ले लें आप चाहे, उनका 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर में विकास कार्य जो हुए, तो वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, धारा 370 हटने के बाद विकास कार्य तमाम हुए। लेकिन जब बीजेपी को वोट देने की बात आती है इन विकास कार्यों के दम पर, तो वो वोट देने से मुकर जाते हैं। देखिए, धारा 370 और विकास कार्य दोनों बहुत अलग अलग हैं। धारा 370 एक सेंटिमेंटल मसला था कश्मीर के भीतर, हर कश्मीरी के भीतर मन में एक बात थी कि हम अलग हैं। हमने कई बार कश्मीर का दौरा किया है, उनके मन में एक सेंटिमेंट रहता था कि हम अलग हैं। हम 370 एक ऐसा तार है जिसके जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो ये बात उनके मन में थी। विकास तो हुए, निश्चित तौर पर विकास की बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि वहां अलगाववाद की घटनाएं भी बहुत ज्यादा हुई, आतंकवादी हमले भी बहुत ज्यादा हुए, तो ये एक दूसरा मसला है। लेकिन आप सोचिए कि विकास के नाम पर वोट पड़ता कहाँ है आज की तारीख में? विकास के नाम पर वोट पड़ता कहाँ है? विकास के नाम पर वोट पड़ता ही नहीं है। विकास कार्यों के नाम पर कहाँ वोट पड़ता है? वो तो उस समय के जो समीकरण होते हैं, उस समीकरण के हिसाब पर वोट पड़ता है। और ये तो बीजेपी को अंदाजा था कि कश्मीर से उनको वोट नहीं मिलना है, उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं उतारे उतने, है ना। और ये सवाल केवल ये था पीडीपी या एनसी में से कश्मीर को किसको वोट मिलेगा। सवाल यहाँ केवल ये था, ये क्लियर था कि जम्मू से वोट पड़ेगा, इसको बीजेपी को वोट पड़ेगा, लेकिन कश्मीर से किसको वोट पड़ेगा वो एनसी, या क्योंकि उन्होंने कश्मीर के जो वोटर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि जो स्टेब्लिश्ड पार्टी है, एनसी हो या पीडीपी हो, उसमें उन पर ज्यादा भरोसा जताया जाए बनस्पत उसके कि जो नए खिलाड़ी मैदान। बीजेपी को वोट, हाँ, क्योंकि नए खिलाड़ियों के ऊपर भी थोड़ा सा सवाल था कि उनकी उसको लेकर एलिजेंस को लेकर सवाल था कि भाई क्या वो बीजेपी के ही खड़े किए गए मोहरे हैं या कौन है। तो जो स्टेब्लिश्ड पार्टी है एनसी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, उस पार्टी को ही वोट दिया जाए। अच्छा, दूसरा ये अहम सवाल ही उठता है, अभी हाल ही में हमने देखा भी कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एलजी, ये पावर कहीं ना कहीं बातें चल रही थी कि एलजी 5 और एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होने की बात कही जा रही थी। मगर हालांकि अब तो बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह से एनसी और कांग्रेस ने पार कर ही लिया है। तो ये आप हमें जरा समझाइए कि जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन भी जाए तो भी एलजी के पास क्या पावर रहेंगे, और बीजेपी इस हार के बावजूद कैसे फायदे में है? फायदे में नहीं कह सकते बीजेपी को। देखिए, एलजी जो है वो एलजी का जो पद है वो पद एक संवैधानिक पद है, तो आप वो
जो आदमी लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर बन जाता है वो फिर पार्टी से उसका एफिलिएशन नहीं होता है। राहुल गांधी लेकिन रैली कर रहे थे जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान, वो आरोप लगाते रहे, एलजी को राजा कहकर बुलाया, वो आरोप लगाते रहे, लेकिन जो आदमी राज्यपाल बन के जाता है उसके लिए एक ये माना जाता है, ऑन रिकॉर्ड ये माना जाता है कि उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है और वो एक न्यूट्रल आदमी है, केंद्र सरकार द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया बंदा, पहली बात। दूसरी बात अधिकार वाली बात है, तो अधिकार हमें लगता है कि ये यूनियन टेरिटरी है विद एन असेंबली, दिल्ली वाला हिसाब, दिल्ली जैसा हिसाब किताब है और दिल्ली से कुछ चीजें अलग है, 5 एमएलए वो अपॉइंट कर सकते हैं और पौंडीचेरी जैसा है या यूनियन टेरिटरी और भी है, ये पौंडीचेरी और दिल्ली जैसा हिसाब है जहां पर विधानसभा है और लेकिन मुख्यमंत्री भी रहेंगे, लेकिन एलजी के पास ज्यादा अधिकार रहते हैं। मुझे लगता है जो क्रिटिकल इश्यूज है, जो क्रूशियल इश्यूज है, उनके अधिकार एलजी के पास रहते हैं। सिक्योरिटी का अधिकार है, जमीन का अधिकार है, जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस और जमीन और ये 2 चीजें तो जो एलजी के हाथ में है, कानून व्यवस्था और जमीन, ये दोनों एलजी के हाथ में है दिल्ली में। बाकी सरकार दिल्ली सरकार देखती है। फिर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मसला है, ये भी अभी एलजी के हाथ में ही जा चुका है एक नए एक्ट के जरिए। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कश्मीर में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे होते हैं जहां पर, और उनकी सरकार के पास एक बजट होता है जिस वजह से वो काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मसले, सरकार का दखल आपके जीवन में डे टू डे अफेयर में काफी ज्यादा होता है। तो जरूरी नहीं कि केवल सुरक्षा या जमीन का ही मसला हो, बाकी मसले हैं जहां पर सरकार काम कर सकती है। तो मुझे लगता हमारे है जो दर्शक हैं वो आसान भाषा में ये समझना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बेसिकली ले लें, कांग्रेस तो खैर वहां पर छोटे भाई की भूमिका में और कम सीटें भी आई हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पाकिस्तान के प्रति रुख है, चाहे अलगाववादी नेता अलगाववाद को लेकर जो रुख है, तो आसान भाषा में दर्शकों को ये हम समझाने की कोशिश कैसे करें? मतलब आने वाले समय में अगर पाकिस्तान को कोई भी डिसीजन लेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलगाववादी नेताओं को लेकर कोई भी अगर उनका टेक हो, तो इसमें एलजी का कितना इन्वॉल्वमेंट रह सकता है? एलजी का देखिए टेक क्या आप बात, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार अभी तक रही, अभी तक जितने डिसीजन लिए गए हैं वो सारे डिसीजन में वो भारत सरकार के साथ रही है। आपको यकीन नहीं होगा जिस तरह की खबरें थी कि जो कांधार जो प्लेन हाईजैक करके ले जाया गया था और जिन उग्रवादियों आतंकवादियों को छोड़ने की बात थी, तो उस समय फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मना किया था उनको छोड़ने के लिए। इस तरह की कई सारी खबरें थी, तो फिर वो टेक रहेगा। और देखिए सुरक्षा के मामले के अधिकार, कश्मीर में सुरक्षा को लेकर ज्यादातर डिसीजन आर्मी लेती है। और सबसे अहम यही बातें सबसे अहम हो जाती है कि राष्ट्रवाद का जब मुद्दा आता है तो सभी पार्टियां देश एक साथ हो जाए। हाँ, एक साथ होती भी है। कई सारे मसले आते हैं, 370 का मसला अलग है, लेकिन और भी हमने कई बार देखा है, फारूक अब्दुल्ला हो या ये सब नेशनलिस्ट ही है। कई बार पाकिस्तान के मुद्दे पर भी एकजुटता हमें दिखी है और यही तो भारत की पहचान है, यही पहचान जो भारत को एक अखंड भारत कहीं ना कहीं बनाता है। तो अपने आप में देखने वाली बात होगी किस तरह से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख क्या रहने वाला है। लेकिन पीडीपी की बात कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को लॉन्च करने का काफी प्रयास किया, डेब्यू शानदार नहीं रह पाया। इल्तिजा मुफ्ती का बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ रही थी, परंपरागत सीट है, लेकिन नहीं, ठीक है, इल्तिजा मुफ्ती को लेकिन बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल गई, बहुत ज्यादा इंटरव्यू उन्होंने किया, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, विशाल, ये हम कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती जीत नहीं पाई, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पर वो एस्टेब्लिश तो हो गई। लोग उनको एक पीडीपी की एक आवाज के तौर पर उनकी पहचान बन गई है। यंग है काफी ज्यादा इल्तिजा मुफ्ती, अभी आने वाला टाइम आएगा, फिर चुनाव आएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगी। और पीडीपी वहां रुकने वाली फोर्स है, ऐसा नहीं कि पार्टी खत्म होने वाली है वो वहां पर, पीडीपी वहां रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पिछली बार बहुत कम सीट लाई थी जब पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी हो गई। राजनीति में ऐसे ही वापसी होती है। हरियाणा में जो वापसी नहीं हो पाई वो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने के बावजूद भी कांग्रेस फिनिश लाइन से पीछे जाके रुक गई और बीजेपी बहुत ज्यादा आगे निकल गई। ये समझ से परे बात जा रही है और ये कंप्लीट फेलियर जो है कांग्रेस की रणनीति का, रणनीतिकारों का। अच्छा सुमित जी, आप देश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं और काफी आपने कवरेज किया अपने करियर में, तो मैं ये समझना चाहूंगा यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगा, बहुमत से बीजेपी अकेले दूर रह गई। पीएम मोदी का करिश्मा कहीं ना कहीं इतना नहीं चल पाया जितना पहले दो टर्म में चला। लेकिन लोकसभा चुनाव में 4 जून को जो नतीजे आए और पीएम मोदी के चेहरे पर जो निराशा साफ झलक रही थी, आज के जो नतीजे आए हैं हरियाणा में, बीजेपी जिस तरह से सिंगल हैंडेडली इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो ये इस जीत से बीजेपी के अंदर किस तरह का जोश का संचार हो जाएगा, ऊर्जा का संचार? निश्चित तौर पर अच्छा ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है, ठीक है,
और उसमें भी वो चुनाव है जिस चुनाव में बीजेपी को कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि बीजेपी हारेगी हारेगी, कांग्रेस की हवा है, ये है वो है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, जीत पक्की है, जलेबी बांटी जाएंगी, जलेबी के ऑर्डर हो गए। ऐसे में जीतना, हरियाणा जैसे राज्य को जीतना, हरियाणा राज्य छोटा जरूर है, 90 सीट का राज्य, कुछ ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन वो हरियाणा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि हरियाणा दिल्ली को घेरे हुए तीन तरफ से, हरियाणा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उसको जीतना बीजेपी में निश्चित तौर पर ऊर्जा का संचार करेगा। महाराष्ट्र का चुनाव होगा, झारखंड का चुनाव होगा, फिर बिहार का चुनाव होगा। मुझे लगता है कि विनिंग ट्रैक पर बीजेपी वापस आ गई। जो पटरी से उतरी थी गाड़ी बीजेपी की लोकसभा चुनाव में, वो दोबारा ट्रैक पर आ गई। तो आज जब शाम को 7:30 बजे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का संबोधन होगा, तो क्या लगता है आने वाले जो रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी जो होगी, आने वाले जो राज्यों के चुनाव है, पीएम मोदी कुछ बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं? अब मुझे अभी पता नहीं कि क्या अनुभव पीएम मोदी क्या नहीं, वो निश्चित तौर पर वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का विजय रथ हल्का सा अटका जरूर था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब फिर से दौड़ने लगा। और वो पीएम मोदी का जो वो फैक्टर है, विनिंग फैक्टर जो है, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा उनको माना जाता है, वो तो अभी भी बरकरार है। हाँ, बरकरार है। और नायब सिंह सैनी कोई इतना बड़ा नाम थोड़ी थे, बिल्कुल नायब सिंह सैनी को बड़ा नाम थोड़ी थे हरियाणा की राजनीति में। उनको बनाया चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो पीछे तो ये था ना कि भाई इनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसी पावर से उनको बनाया गया है, तो वो जीत गए। महाराष्ट्र झारखंड में फायदा मिल सकता है? मुझे लगता है, देखिए हर राज्य की राजनीति अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ है बीजेपी का। महाराष्ट्र की राजनीति कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ से। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट बहुत अहम हो जाता है। वहाँ जो चारों पार्टियां हैं, तीन इधर 6 पार्टियां हैं ना, 6 की 6 मजबूत है पार्टियां, उनका अलग बेस है, तो वो एक पूरा सीन अलग बन जाता है महाराष्ट्र का। यहाँ एक पॉइंट बहुत अहम हो जाता है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, और पिछले जो साल 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जो थी, कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप पर काफी हावी होती नजर आई थी। और यूपी लोकसभा इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा, उसी का डेंट बीजेपी को मिला। लेकिन इस बार हरियाणा इलेक्शन में क्या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने स्टेट लीडरशिप को फ्री डिसीजन लेने की छूट दी? नहीं, उतना फ्री डिसीजन नहीं था। देखिए चीजें तो यहीं से तय होती हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से तय होती हैं। ये वो क्या बदलाव क्या किए, मतलब बीजेपी बदलाव, ये मुझे जो लगता है बीजेपी ने बदलाव ये किया कि उन्होंने जमीनी हकीकत को समझा और जमीन पर काम किया, माहौल पर काम नहीं किया। जो अब की बार 400 पार टाइप का जो माहौल की बात हुई थी पिछली बार, वो माहौल पर काम नहीं किया। कैंडिडेट सिलेक्शन देखा, ना सिर्फ अपना कैंडिडेट सिलेक्शन देखा, बल्कि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां थी उनके कैंडिडेट्स भी बीजेपी की तरफ से उतरवाए गए थे ताकि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के वोट्स काटे जा सके। और ये रणनीति का हिस्सा है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं होती है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, और बीजेपी ने रणनीति के हर उस दाव पेच को, एनी ट्रिक्स ऑफ एवरी टूल ऑफ द बुक उन्होंने यूज किया, सारे टूल उन्होंने यूज किए, और उसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल ये कि अब विशाल आ गए, इनसे बात करो। विशाल, मैं आप जाते जाते एक पॉइंट बस आपसे समझना चाहूंगा, पीएम मोदी की किन नीतियों का फायदा बीजेपी को हरियाणा में मिला है? पीएम मोदी की देखिए नीतियों की बात करें तो पीएम मोदी की नीतियों का जो सबसे बड़ी योजना थी उसका तो विरोध सबसे ज्यादा था, लेकिन अग्निवीर योजना का। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी हरियाणा में जीती है, तो इसका मैसेज ये किया गया है कि इस योजना को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर उतना ज्यादा विरोध हरियाणा स्टेट में नहीं, जो खासतौर से उसको बताया जा रहा था। नंबर 1। नंबर 2, आयुष्मान जो योजना है जो कि लागू हो चुकी है, हेल्थ केयर वाली, जिसको 70 साल के लिए सारे बुजुर्गों के लिए आपने कर दिया है। जो भी देश का नागरिक 70 साल से ऊपर का होगा वो आयुष्मान योजना के तहत उसको कवर किया जाएगा। ये मुझे लगता है चुनाव जीतने के बाद, 2019 का चुनाव जीतने के बाद, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि तो नहीं, बढ़ोतरी तो नहीं है, पैसा तो उतना ही है। ऐलान किया गया है ना, 6 से 10 हजार करेंगे। वो तो गा घी के जहां आ गया वो तो प्रचार हो गया, वो नहीं कह रहे। हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जो मुझे लगता है सरकारी कर्मचारी थे, हालांकि सरकारी कर्मचारियों का जो पोस्टर जनरेट था वो तो कांग्रेस के पक्ष में गिर रहा था शुरू में जब कांग्रेस जीत रही थी। इसके अलावा कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि, जैसे किसान सम्मान निधि थी तो बीजेपी 2019 में भी जीत गई थी, वो तो है ही है योजनाएं। ये इस सरकार के आने के बाद जो योजना दूसरी आई, जो आयुष्मान भारत वाली योजना थी, इसका मुझे लगता है कोई असर पड़ा होगा। योजनाओं का असर उतना नहीं होता है, इक्का दुक्का ही योजनाएं होती हैं जो कभी पूरा चुनाव जिता जाती हैं, वो कभी कभी चुनाव में होता है। जैसे 2009 का चुनाव कांग्रेस को मनरेगा की योजना जिता गई थी, या किसान लोन माफी जिता गई थी, तो कभी कभार ऐसी योजनाएं होती है पूरा चुनाव जिता जाती है। ये मुझे लगता है पूरी तरीके से बीजेपी की रणनीति की जीत है, जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया उसकी जीत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, ये अनुभव आपने साझा किया और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की जो अंदर की बात जो आपने बताई है, ये शायद ही मतलब कहीं और न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।